सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो गौरी कुंड में ही कर देते हैं। तो हम सब लोगों के महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो पहाड़ों के गोद में समाया हुआ है। ये अपने ही आप में एक अलौकिक शक्ति है। यहाँ से जाने से पहले हमें यहाँ की एक लंबी लाइनों से जूझना जरूर पड़ता है। जाने से पहले आपको सोनप्रयाग पड़ता है, जो कि इसका सबसे मुख्य स्थान है जहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और आपको जो ये लाइन दिख रही है वो लाइन सोनप्रयाग जाने के लिए ही है। काफ़ी लंबी लाइन है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो हमने इस लाइन को स्किप करके आगे कंटिन्यू करना शुरू किया। ये लाइन करीब करीब 3-3.5-4 किलोमीटर दूर थी। सोनप्रयाग का बोर्ड आपको आगे दिख रहा था, और ये सोनप्रयाग अभी बोर्ड से भी काफ़ी ऊपर था, क्योंकि ये तो सिर्फ पार्किंग एरिया है। हमें तो इसके और आगे जाना है। यहाँ पे हमको रोका ज़रूर गया, क्या पूछा गया कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो हमें आज जाने का प्लान लगभग कैंसिल हो रहा था, क्योंकि सुबह के 12-12:30 बज रहे थे, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको काफ़ी देर होने वाली थी। रजिस्ट्रेशन नहीं था, बाकी डिटेल आगे बताऊँगा। सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते यहाँ वर्षा आ गई थी। पहाड़ों में मौसम का बदलाव कब होता है कब नहीं होता है इसका कुछ पता नहीं होता। उसी तरह यहाँ भी मौसम पूरी तरह बदल चुका था। अब इन्होंने घेर लिया था बादलों ने, और अब बारिश भी हो रही थी। ये एरिया है सोनप्रयाग का एरिया। यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं केदारनाथ के लिए, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवाना होता है। और अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो शाम के वक्त 4 बजे के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे आपको आना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपको यहाँ से आगे आने दिया जाएगा। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। शाम का टाइम हो रहा है। शाम को 4 बजे हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि हमारा जो डेट थी वो आगे की डेट थी, तो हमें प्रीपोन करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। और शाम को 4 बजे से यहाँ दोबारा रजिस्ट्रेशन होती है। ये बोर्ड जो हमारा वेलकम कर रहा था आगे की तरफ। सोनप्रयाग से आने के बाद आपको यहाँ पे गौरीकुंड जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ का जो गौरीकुंड जाने के लिए आपको गाड़ियाँ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से गाड़ियाँ ही हैं जो आपको गौरीकुंड लेके जाती हैं। तो यहाँ हम लोग अभी गौरीकुंड में गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, और ये पहुँच चुके थे हम लोग गौरीकुंड। शाम का समय हो गया था, मौसम भी काफ़ी बदल रहा है यहाँ पे, और कभी भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पे बारिश आ सकती है। तो आगे शूट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ ये तो मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन फ़िलहाल अब हम लोग यहाँ पे अपना होटल वगैरह ढूंढेंगे। फिलहाल पहले नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे होटल वगैरह ढूंढेंगे। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो ज्यादातर लोग करते हैं केदारनाथ जाते वक्त। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो गौरी कुंड में ही कर देते हैं। तो गलती क्या होती है? वो गलती होती है शाम को पहुंचना। अगर आप गौरी कुंड में शाम को 5-5:30 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तो ये आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप शाम को 5-5:30 बजे के बाद गौरी कुंड पहुंचते हैं, तो वहां पे स्टे करने के लिए आपको होटल्स और डॉर्मेट्रीज बहुत मुश्किल से मिलने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे फुल हो जाते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि ऊपर से जो केदारनाथ से लोग आते हैं, वो जब लेट हो जाता है तो उनको नीचे जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिलती है गौरी कुंड से, तो वो लोग गौरी कुंड में स्टे करते हैं। और जो लोग नीचे सोनप्रयाग से केदारनाथ जा रहे होते हैं, उनको भी आगे जाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए उनको भी गौरी कुंड में स्टे करना पड़ता है। इन दोनों लोग स्टे करने की वजह से वहां रश काफी ज्यादा बढ़ जाता है शाम के वक्त 5-5:30 बजे के बाद, और फिर आपको वहां पे होटल्स या डॉर्मेट्रीज मिलना लगभग असंभव हो जाता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपको लगे कि हम 5-5:30 के बाद वहां पहुंचेंगे, तो आप सोनप्रयाग में ही रुक जाइए। ये आपके लिए सबसे कंफर्टेबल रहेगा। अगले दिन आप सीधा गौरीकुंड पहुंचिए और वहां बिना रुके अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप गौरीकुंड पहुंचते हैं और आपका रुकने का कुछ प्लान है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज कि वहां डॉर्मेट्रीज में वॉशरूम नहीं है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वहां 80-85% आपको ऐसी डॉर्मेट्रीज मिलेंगी जहां पे वॉशरूम्स नहीं है उनके पास। आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी दूर है। इन केस अगर रात को आपको ऐसा कुछ, मान लीजिए मिडनाइट अराउंड रात को 2-3 बजे आपको वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, तो आप आपके पास कोई वॉशरूम नहीं है डॉर्मेट्री में कि आप उसे यूज करें, आपको बाहर ही पब्लिक टॉयलेट जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि वहां डॉर्मेट्रीज की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यह है कि अगर बेड है डॉर्मेट्री में तो फिर तो आप उसे जरूर लीजिए, और अगर बेड वाला डॉर्मेट्री नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक तो बहुत ठंड बढ़ जाती है रात को, और नीचे जमीन पे सिर्फ एक गद्दा लगा देने से ठंड कोई खास जाती नहीं है। तो ये बात का भी आप खास ख्याल रखिए। हाँ, अगर आप ग्रुप के साथ चल रहे हैं जिसमें आपके साथ लेडीज भी हैं,
तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप किसी तरह वहाँ पे रूम्स ढूंढ लें। रूम्स में क्या होता है कि वो आपको पर पर्सन 100, 200, 300 रुपये डॉर्मेट्री से महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ वहाँ सारी मिल जाएंगी। जैसे वॉशरूम हो गया, नहाने के लिए पानी हो गया, रखने के लिए सामान का रखने के लिए ये रहेगा कि अपना सामान आपके अपने पास सेफ रहेगा, आप अपना दरवाज़ा बंद करके रह सकते हैं, तो सामान की भी आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। और डॉर्मेट्रीज में नॉर्मली डॉर्मेट्रीज में वहाँ लॉकर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा आप। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, और ये गलती सबसे पहली गलती जो आप गौरी कुंड में करने वाले होते हैं, इसको अवॉइड करिए। फिलहाल हम लोग घोड़ा स्टैंड गौरी कुंड पे खड़े हैं। आज यहाँ से हम लोग केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे और टाइम देखिए सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग की चढ़ाई होगी, तो मम्मी को हमारे घोड़े पे जाना है, तो उनके लिए घोड़ा किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी हम घोड़े स्टैंड पे हैं। और ये देखिए, ये जो है ये आपकी रेट लिस्ट है सामने। तो यहाँ से गौरीकुंड से बेस कैंप की जो रेट है वो 2950 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 2950 रुपये मुझे तो नहीं लगता अभी तक किसी ने मांगा है, और उतना कोई मांगते भी नहीं है। नीचे देखिए सोनप्रयाग से बेस कैंप का जो 3200 दिया हुआ है, और ये सोनप्रयाग से है नीचे, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं वहाँ से। और ये गौरीकुंड से ये यहाँ नीचे की तरफ सारा रेट लिस्ट लगी हुई है, ये वहाँ से आने वाली सारी रेट लिस्ट है। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मम्मी को खच्चर पे बैठा के हम लोग अपनी जर्नी, पैदल जर्नी स्टार्ट करने वाले थे। तो हम लोगों ने अपने कदम बढ़ाना शुरू किए, क्योंकि हमें आगे चलना था। मम्मी घोड़े पे जा रही थी, तो वो हमसे पहले ऑफ कोर्स बहुत आराम से पहुंच जाती। हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो हमने तय किया कि हम लोग आगे निकल जाते हैं और मम्मी आराम से अपना आती रहेंगी पीछे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेनकोट हम लोगों ने सबने पहन लिया है, क्योंकि बारिश हो रही है और हम लोग गीले ना हो इसलिए हम सब लोगों ने रेनकोट पहन लिया है। हम लोगों को नीचे से चले हुए करीब आधा घंटा 45 मिनट हो चुके हैं, और चढ़ाई काफ़ी खड़ी चढ़ाई है अभी शुरू में। तो आगे का पता नहीं, आगे और कितनी खड़ी चढ़ाई होगी नहीं होगी। हमारी तो पहली जर्नी है, इससे पहले पापा जा चुके हैं, तो बोले देखो ऊपर आगे नीचे, मतलब ऊपर चढ़ाई भी है, ढलान भी आगे, तो ऐसा है। लेकिन अभी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो फिलहाल हम लोग तो चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, क्योंकि काफ़ी सुबह जल्दी निकल गए थे लोग। और भी सुबह जल्दी निकलते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे तक लोग सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि 4 बजे गेट खुल जाते हैं, तो लोग सुबह और जल्दी निकल रहे हैं। तो हम लोग तो थोड़ा और लेट निकले, और यहाँ से अभी हमको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा वो तो देखते हैं। तो फिलहाल जब मैं निकला था मैंने आपको टाइम दिखाया था, और अभी और कितना टाइम वहाँ से हमको टोटल जर्नी में लगता है वो कैलकुलेट करके आपको आगे कंटिन्यू करके बताते रहेंगे। यह है प्राचीन हनुमान चट्टी जो हमको आगे मिली। जब स्टार्टिंग ही जर्नी की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हनुमान जी का ये चट्टी पड़ती है, मंदिर जो बोलते हैं। मैंने अपने नीचे का लोअर का रेनकोट उतार दिया है, और उसकी वजह से देखिए गर्मी कितनी है, मतलब पूरा अंदर गीला हो गया। मैंने एक इनर पहनी हुई है वो गीला हो गया है, जिसकी वजह से पूरी पैंट गीली हो गई है। देखिए यहाँ ये तो सूखा हुआ है, लेकिन ये पूरा गीला हो गया है। फिलहाल चढ़ाई तो है, और चढ़ाई की वजह से गर्मी भी काफ़ी लग रही है, और ठंड का भी जो है एहसास इतना नहीं है। लेकिन आगे जाके बर्फ़ हमको दिख रही है, तो आगे काफ़ी ठंड लगने वाली है। तो अभी ये जो रेनकोट जो पहना हुआ है इसको तो अभी नहीं उतारेंगे, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल हम लोग चाय वगैरह एक और एक छोटे से ब्रेक पे बैठे हुए थे, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, तो थोड़ा ब्रेक लेके जाना ठीक रहता है हमारे हिसाब से, क्योंकि ब्रेक लेके जाएंगे तो हमें वहाँ पहुँचने में कंफर्टेबल रहेगा। एकदम से एक जल्दी पहुँचना मुझे नहीं लगता कि इतना ठीक रहेगा, आपको फिर वहाँ जाके काफ़ी थकान हो जाएगी, फिर आते मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा आप आराम से जाइए और इन्जॉय करते हुए जाइए। व्यू को देखिए, व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ। धीरे धीरे सफ़र का पहला पड़ाव आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी हम भीम बाली जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 5 किलोमीटर का है। आगे अगर कहीं बोर्ड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि करीब शायद 5 किलोमीटर यहाँ से है। पीछे जो बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था, उस पर एग्जैक्ट यहाँ पे जो किलोमीटर रहते हैं उस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस रहता है इनमें। तो हाँ, ये देखिए 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से भीम बाली और है। चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं भीम बाली पे, और भीम बाली से केदारनाथ की दूरी वो है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर हमको अभी और जाना है, और 10 बजे का टाइम हो गया है। और ये देखिए, ये केदार वैली देखिए,
यहाँ से पूरी केदार वैली दिख रही है। अब ये पुल आएगा, हमको इस पुल से होकर फिर इस तरफ से और आगे की तरफ, और आगे देखिए बर्फ़ गिरी हुई है, तो हमको आगे बर्फ़ भी मिलने वाली है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। अभी हमको आने में करीब 3 से 4 घंटे लगे यहाँ तक, तो आगे जाने के लिए भी 5 से 6 घंटे हमको लगता है और लग सकते हैं अभी, क्योंकि 10 किलोमीटर यहाँ से, और चढ़ाई कभी ऊपर है कभी बहुत नीचे है। हालांकि पीछे की तरफ चढ़ाई नहीं है, लेकिन अब थोड़ी चढ़ाई जो है वो आसान सी हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि मौसम का यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, कब मौसम बदल जाए। फ़िलहाल तो अभी बादल हल्के हल्के आ गए हैं, धूप लगी हुई थी और अब हल्के हल्के बादल आ गए हैं। तो जैसे जैसे शाम हो सकती है होगी जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पे, तो वैसे वैसे हो सकता है कि बर्फ़ वगैरह या बारिश वगैरह भी हमको और मिले। ये है जो नया रास्ता बना है जो, और ये ब्रिज जो है वो नए रास्ते को पुराने रास्ते से कनेक्ट करता है। हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल हम अभी पुराने रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए, ये जो सामने रास्ता है जो कि 2013 त्रासदी के बाद नया बना, क्योंकि पुराना रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हम पुराने रास्ते पे अभी कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। और ये जो पुल आ गया है, अब ये पुल जो है पुराने रास्ते को नए रास्ते से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पुराना रास्ता ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह ढह चुका है। और ये मंदाकिनी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, इसके ऊपर खड़े होने पे थोड़ा थोड़ा डर ज़रूर लगता है, क्योंकि हिलता है ये हल्का फुल्का। लेकिन इस पुल को ही पार करके अब हम नए रास्ते पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, कि 2013 के बाद जैसे मैंने बताया वो रास्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए जो नदी जो पीछे से आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये नदी। तो आगे हमको ऐसे और भी नज़ारे मिलने वाले हैं, ऐसे और नदियाँ हमको दिखने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे खड़े हो गए, अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा मन करेगा कि बस मैं यहाँ खड़ा रहूँ, ऐसे देखता रहूँ। कैमरा थोड़ा ब्लर कर जा रहा है, थोड़ा नेचर की वजह से, और थोड़ा कैमरा भी हमारा फोकस आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है। लेकिन नदी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। फिलहाल छोटी है, लेकिन रौद्र रूप इसने अभी से ही ले रखा है नदी ने, और नीचे ये बहुत रौद्र हो जाने वाली है, जो कि अलकनंदा में जाके मिल जाएगी। चलते चलते हम लोग अब छोटी लिंचोली के करीब पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से छोटी लिंचोली। तो हमारा टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम छोटी लिंचोली पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा हम रेस्ट करें। चलते चलते हम लोग की सवारी अब आ गई है छोटी लिंचोली में। छोटी लिंचोली यहाँ से करीब 7.5 किलोमीटर अभी है केदारनाथ। तो फ़िलहाल अभी हम रुके यहाँ पे कुछ नाश्ते पानी के लिए। तो ये मैगी मंगाई है यहाँ पे, और काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। 60 रुपये की ये इतनी सी मैगी जो आपको दिख रही है, ये 60 रुपये की मैगी है ये। तो फिलहाल यहाँ जो भी मिल रहा है ठीक है, अच्छा है, खाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। तो हमारी सवारी अब छोटी लिंचोली से मैगी वगैरह खा के हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, ये यहाँ का हेल्थ सेंटर है। अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो यहाँ पे आपका उपचार किया जाता है छोटी लिंचोली में। और अब देखिए घोड़े खच्चर से ये पत्थर गिरे हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड भी होती है यहाँ पे। तो घोड़े खच्चर की देखिए हालत कोई ख़ास बढ़िया हालत में नहीं है। अर्निंग के लिए लोग इनको कष्ट देते हैं और इनकी केयर नहीं करते हैं। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं नहीं। प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए, हम कितना ही कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम और आगे, तो अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी रास्ता तय करके हम आगे आ चुके हैं। और ये पहाड़ देखिए, ये जो बर्फ़ जो गिरी है, ये आजकल की, कल या परसों की ही एवलांच है ये। और ये पूरा रास्ता बंद हो गया था, इस रास्ते को दोबारा खोला गया, इसको दोबारा साफ़ सफाई की गई, जिससे यात्रा दोबारा शुरू हुई, क्योंकि बीच में बंद हो गई थी यात्रा, खुलते ही बंद हो गई थी। लेकिन ठीक है, यहाँ पे एनडीआरएफ ने बहुत बढ़िया काम किया, एसडीआरएफ ने बहुत बढ़िया काम किया है, रास्ते पूरे खोल दिए अच्छे से एकदम, और जर्नी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपको जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये एक शॉर्टकट है। लंबा रास्ता भी था हमारे पास, जो कि हम काफ़ी घूम घूम के जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट अपनाना कोशिश की कि हम शॉर्टकट से चलते हैं। और यहाँ हमको एक चाय की छोटी मोटी दुकान दिख गई, तो तय किया कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, और फिर हम निकलते हैं। ठंड बढ़ रही है अब हल्की हल्की, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं शाम भी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ रही है।
और ऑफ कोर्स ऊपर जाएंगे तो ठंड लगेगी, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, अच्छे से हमने कपड़े पहन रखे हैं। तो आप भी आइए तो ज़रूर कपड़े ज़रूर अच्छे से पहन के आइएगा, हल्के में मत लीजिए यहाँ की ठंड को आप बिल्कुल भी। और ऊपर देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत हो गया, कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं ये। हम केदारनाथ के प्रेमिसेस में आ चुके हैं। प्रेमिसेस बोले तो यहाँ का जो घोड़ा स्टैंड है वो हमने पार कर लिया है और काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ बर्फ़बारी हो रही है। देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, हमें एहसास हो रहा है कि कितनी ठंड है, हाथ वगैरह पूरे जम चुके हैं। पीछे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया इस वजह से, क्योंकि मेरे हाथ पूरे जम गए थे। हाथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं, पैर सुन्न हो गए हैं नीचे। केदारनाथ जा रहे हैं तो कुछ ऐसी गलतियां और हैं जो कि पहले बताई मैंने, इसके अलावा कुछ गलतियां हैं जो कि मोस्टली 80 to 85% लोग करते हैं। तो वो गलतियां क्या है? तो सबसे पहली गलती ही है आपका रेनकोट कैरी नहीं करना। अगर आप रेनकोट नहीं कैरी कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में मौसम चुटकियों में बदल जाता है, एक पल को धूप और एक पल को बारिश हो जाती है। तो हम जब गए थे, जब हम लोग वापस केदारनाथ से लौट रहे थे गौरीकुंड, हमको हैवी रेनफॉल का सामना करना पड़ा था। आप मानेंगे नहीं, कंटिन्यूअस हमने 8 घंटे सिर्फ रेनफॉल में हमने नीचे ट्रैवल किया है। वो तो अच्छा है हमारे पास रेनकोट था तो हम लोग बारिश का ज्यादा असर हम पे नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके पास रेनकोट नहीं होता है तो आपको ये 8 घंटे बारिश में रहना बहुत हैवी पड़ने वाला है। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है हैवी बैकपैक्स। अगर आप केदारनाथ ट्रैवल कर रहे हैं, और वो भी अगर आप पैदल चल के केदारनाथ की ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आप हैवी बैकपैक लेके ना जाइए केदारनाथ मंदिर की तरफ, क्योंकि आपको वो कैरी नहीं कर पाएंगे पैदल। अगर आप घोड़े या खच्चर से जा रहे हैं तो ठीक है, आप बैकपैक कैरी कर लीजिए अपने साथ, उसको आप लेके जा सकते हैं, बट पैदल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी मोटी चढ़ाई नहीं, 16 किलोमीटर की चढ़ाई है वो, और 16 किलोमीटर कोई चलना आसान बात बिल्कुल नहीं होती है। तो हैवी बैकपैक एज मच एज यू कैन अवॉइड करिए उसको। तीसरी जो चीज है, अगर आप खच्चर से वहां ऊपर जा रहे हैं तो अपने आप को अलर्ट रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप अपने आप को घोड़े के ऊपर छोड़ देंगे कि ठीक है घोड़े पे बैठ गए, हम पकड़ लिए और घोड़ा चल रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स काउंट हो सकती है। क्योंकि हमने अपने सामने लोगों को घोड़े पर से गिरते हुए देखा है, और ऐसे काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, जो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि काफी लोगों को डर भी लग सकता है, तो इसको मैं बयान नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं कि आप अलर्ट रहिए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट से आप बचने के लिए तैयार रहें। अपने आप को होल्ड टाइट करिए, जितना टाइट हो सके उतना टाइट पकड़िए। आप अपनी बॉडी को जितना आप अच्छे से पकड़ सके, जितना आप अपने आप को होल्ड कर सके, उतना ज्यादा अपने आप को होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये होल्ड आपको बहुत काम आने वाला है। थोड़ी कमर में जरूर दर्द होगी, लेकिन ये कमर का दर्द आपको बाद में चला जाएगा अगर अपने आप सुरक्षित केदारनाथ टेम्पल पहुंच गए और वहां से दर्शन करके आ गए। चौथी चीज है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो एक्साइटेड तो बिल्कुल मत होइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि भाई 5 घंटे 5.5 6 घंटे मेरे को ये कर देना है, ऊपर पहुंच जाना है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। ब्रेक लेके जाइए, रेस्ट लेके जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप ब्रेक लेके जाएंगे तो आप अच्छे से फ्रेश वहां पहुंचेंगे और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप ब्रेक लेके नहीं जाएंगे, अगर अपने आप को एग्जॉस्ट करके वहां पहुंचेंगे तो काफी थक जाएंगे और आपको वहां पहुंचने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। क्योंकि ऊपर का मौसम आपको हो सकता है एकदम डरा भी सकता है। वहां रास्ते में काफी खूबसूरत नजारे हैं देखने के लिए, तो नजारों को देखते हुए जाइए, इंजॉय करते हुए जाइए आप अपने रास्ते को। जल्दी क्या है, केदारनाथ धाम है, आराम से पहुंचेंगे। और पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है स्टे। वैसे तो केदारनाथ टेम्पल के बाद स्टे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करीब करीब 1-2 किलोमीटर पहले से ही टेंट शुरू हो जाते हैं स्टे करने के लिए। बट अगर आप वहां सूरज ढलने के बाद पहुंचते हैं तो आपको एक टेंट या एक रूम के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां टेंट के रेट्स शाम ढलते ढलते हाई होने लगते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे उनके रेट्स हाई जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी हो सके सूरज के रहते पहुंच जाए, शाम से पहले पहुंच जाए और अपने स्टे को कंफर्म कर लें, क्योंकि लेट पहुंचना आपको बहुत आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है। और ये सुबह का टाइम, हम लोग अपने टेंट से निकल के अब केदारनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है, करीब 6 बजे का। हमें और जल्दी उठना था लेकिन नहीं उठ पाए, ठंड बहुत ज़्यादा थी और थकान भी थी इस वजह से। तो फिलहाल हम लोग केदारनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भीड़ तो नहीं है इतनी, तो शायद कल की बर्फ़बारी से काफ़ी लोग नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत रात को बर्फ़ पड़ी है। हमारा टेंट एकदम जम गया था, ऐसा हो गया था कि। तो कोशिश है कि जितनी जल्दी पहुँचें, जितनी जल्दी से जल्दी हम लोगों को दर्शन हो जाए महादेव के। और देखिए जैसे जैसे मंदिर के करीब जा रहे हैं, एक अंदर इमोशन, एक अलग ही इमोशन और अंदर पैदा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम और भक्ति में डूबते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि। और अब ये हम लोग यहाँ करीब यहाँ से लाइन शुरू हो गई है, ये देखिए आगे भी लाइन है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ लाइन में लग जाएंगे। हमारे पीछे सब लोग खड़े हैं,
और प्रसाद वगैरह हम लोग ने सोचा है कि आगे ले लिया जाएगा प्रसाद वगैरह। तो हम सब लोगों के महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं और सुबह से हम लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे। कोई करीब 1-1.5 घंटा लगा हम लोगों को दर्शन करने में। और ये देखिए महादेव जी का मंदिर और यहाँ सब लोग अब खड़े हैं। अब आसपास हम लोग पीछे जाएंगे। पीछे क्या है, जो कि पीछे भीमशिला है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। और आप बर्फ़ देखिए, रात भर में बहुत बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। इतनी बर्फ़ नहीं थी, हम लोग टेंट में थे, टेंट लगभग पूरा जम गया था। ये है मंदिर के पीछे का प्रांगण और ये जो आपको दिख रही है ये पत्थर है भीमशिला। जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो ये शिला ऊपर से बहती हुई यहाँ पे आई थी, जिसकी वजह से धारा जो थी 2 दिशाओं में बट गई और मंदिर जो है अपनी जगह पे पुनः स्थापित, जिस तरह से खड़ा था मंदिर उसी तरह से अपने स्थान पर खड़ा रहा। मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं भीमशिला के पास और बर्फ़ देखिए आप, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से। मतलब यहाँ पे आना थोड़ा टफ़ तो है, लेकिन आने के बाद हाँ लगता है कि हाँ यहाँ आना मतलब सक्सेस हुआ। एक तो पहली चीज़ महादेव यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आना सक्सेस होना ही होना है। दूसरी चीज़ है यहाँ का मौसम। यहाँ का मौसम वैसे काफ़ी ठंडा है, लेकिन ये जो वादियाँ हैं, ये जो हसीन नज़ारे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग भीमशिला पे लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे बाबा लोग हैं जो भीमशिला में बैठे हैं, काफ़ी लोग उधर भी बैठे रहते हैं। और दर्शनार्थी जो है इस बार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, नंबर बहुत संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी भी आए हैं और भीड़ जो है अभी बता रहे हैं कि जैसे जैसे और थोड़ा टाइम नज़दीक आएगा वैसे और बढ़ती जाएंगी। तो अच्छा है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। ये जो रास्ता है श्री शंकराचार्य के मंदिर जी का है, जिसका अनावरण श्री मोदी जी द्वारा किया गया था। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है शंकराचार्य जी के मंदिर में। शंकराचार्य जी का मंदिर जो श्री मोदी जी ने अनावरण किया था अभी कुछ दिनों पहले ही। और तो उसका मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन में है उनका, लेकिन काफ़ी हद तक खुल चुका है और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए। तो फिलहाल देखते हैं कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा आता है, कितना कुछ है। और देखिए बर्फ़, देखिए यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी है तो यहाँ की बर्फ़ नहीं हट पाई है और उसको एक साइड कर दिया गया है। ऐसा हो गया कि बस रास्ता खोल दिया गया है। ये है श्री शंकराचार्य जी, ये जिनका आवरण श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और ये जो कॉरिडोर है इसको और पूरा ब्रह्मा किया गया है। और ये देखिए ये है मंदिर, इनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। वो लोग जो कि हेलीकॉप्टर से आते हैं, हालांकि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आई थिंक हेलीकॉप्टर इज़ अ परफेक्ट वे। बहुत अच्छा तरीका है हेलीकॉप्टर से आने का। इसमें आपका टाइम भी कम लगता है और आपके दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, थकान नहीं होती है, मेन बात ये है। और ये देखिए ये है GMVN का रेस्टोरेंट, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये। मतलब यहाँ का खाना खा के मज़ा आ गया हमें। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें चलती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। स्नैक्स कुछ का नहीं है अभी तक, तो मैंने कोई बोर्ड देखा नहीं, लेकिन हाँ खाना खा के मज़ा आ गया, वर्थ इट है यहाँ पे। रात को की बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये देखिए पूरा इलाका जो है एकदम बर्फ़ से ढक गया है। जब हम लोग कल आ रहे थे तो ऐसा, मम्मी जल्दी आ गई तो वो बता रही थी कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी उस टाइम। हालांकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही, बर्फ़ तो नहीं बारिश हो रही थी। यहाँ मम्मी जब आई थी करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँच गई थी तो उस टाइम बारिश हो रही थी। लेकिन अभी देखिए बर्फ़, देखिए पूरी बर्फ़ की चादर ने ढक लिया इस पूरे इलाके को और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा।